हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। वन शॉट में इस चैप्टर को हम कवर कर रहे होंगे। जो भी आपका सिलेबस दे रखा है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, ये आपको बताता है कि एक्चुअल में ज्योग्राफी है क्या, भूगोल है क्या। टेंथ में जो आप पढ़ रहे थे ना, वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे थे, एसएसटी में पार्ट था उसका। लेकिन अब आप जो पढ़ोगे 11th और 12th में, वो एक डिसिप्लिन की फॉर्म में पढ़ोगे कि एक्चुअली भूगोल होता क्या है। एक सेपरेट सब्जेक्ट आपके पास हो जाएगा। और ये वही चैप्टर है जो आपको बताता है कि भूगोल है क्या, और भूगोल से प्यार करा देगा ये आपको। तो इस चैप्टर को भाई छोड़ना नहीं है। और आपको यही समझ नहीं आएगा पूरी जिंदगी कि भाई मैंने भूगोल पढ़ा ही क्यों है, उसका स्कोप क्या है, क्यों मुझे पढ़ना था वो सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखना। आगे चले। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 टीएसपी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। स्टार्ट करें भाई चैप्टर को। देखो भाई, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे माध्यमिक स्तर पर भूगोल को सामाजिक विज्ञान के हिस्से के रूप में पढ़ रहे थे, बता चुका हूं मैं आपको। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे ना, भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में आप पढ़ोगे, जिसमें क्या पढ़ोगे आप, पृथ्वी के भौतिक वातावरण के बारे में पढ़ोगे। पृथ्वी का भौतिक वातावरण मतलब जब अपने आसपास देखते हो, पहाड़ पर्वत, है ना, मौसम वगैरह बदलना, ये सब आपका भौतिक पर्यावरण में, वातावरण में आता है। मानवीय क्रियाएं, जैसे कि भाई मानव कृषि करता है ना। और इन बहुत तरीके, जैसे कि पशुपालन हो गया, ये सब क्या करता है, मानव क्रियाएं करता है। और उनके आपसी संबंधों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसके आपसी संबंधों का, भौतिक वातावरण का, मानव क्रियाएं आपस में, मतलब भौतिक वातावरण और मानव क्रियाएं आपस में कैसे रिलेशन बनाती है, कैसे कार्य करती है आपस में। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान है वो कृषि करता है, तो कृषि करने के लिए क्या करता है, वो जमीन का यूज करता है। और जमीन किसका पार्ट है, भौतिक वातावरण का पार्ट है। तो ये क्या हो गया, इनके बीच में आपसी संबंध है। और ये जो आप पढ़ोगे ना, ये आप पढ़ोगे भाई इन बुकों के अंदर। ये जो आपकी बुक रहेगी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपकी पूरी 11th में चलने वाली है। और ये भारत भौतिक पर्यावरण वाली भी। और जब नीचे देख रहे हो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, 12th में पढ़ोगे। तो ये भौतिक वातावरण तो आपका हो गया, 11th में आप पढ़ने वाले हो। और जो मानवीय क्रिया है ना, ये आप पढ़ोगे 12th के अंदर, जो कि मानव भूगोल हमें बताती है। ये मानव भूगोल क्या, जैसे सब आगे हम चलेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ रहे भाई मैं क्या कह रहा हूँ मैं, यह ध्यान रखना है। सामाजिक विज्ञान का हिस्से के रूप में पढ़ते थे, अब स्वतंत्र रूप से पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आप क्या पढ़ते थे भाई, स्थल, जलवायु, जनसंख्या के बारे में आप पढ़ते थे। समझ रहे हो। आगे चले। भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे मन में सवाल आता है कि भूगोल भाई क्यों पढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनो भाई। हम धरातल पर रहते हैं, आसमान में तो नहीं रहते, हम धरातल पर रहते हैं। तो हमारा जीवन, हमारा परिवेश जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो हम देखते हैं वो हमारा परिवेश है जहाँ हम रहते हैं। और हमारी जो गतिविधियां हैं वो धरातलीय कारकों से निर्भर करती है या डिपेंडेंट है, प्रभावित होती है। कहने का मतलब है हमारा जो जीवन है, हमारा जो आसपास का रहन सहन है, वो पूरा जो है धरातलीय कारकों पर निर्भर करता है। कि मतलब हम कहाँ रहते हैं, हमारा धरातल कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, जल का उपयोग करते थे, भोजन वस्त्र उत्पादन जैसे काम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होकर करते थे। सही बात है भाई। वो रहते तो जो भी पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, वो किसका यूज कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध है उस जगह यूज करके वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जीवन है ना, वो हम कहाँ रह रहे हैं, किस टाइप के धरातल पर रह रहे हैं, इस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे, अगर कोई घर पर्वत पठार के आसपास वाला रीजन में है, जैसे हिमालयन रीजन में आप चले जाइए, और अपना नॉर्थ ईस्टर्न वाले जगह पे आप चले जाइए, सबका रहन सहन अलग है, सबका परिवेश अलग है। क्यों, क्योंकि धरातलीय कारकों से प्रभावित होता है ना। कोई कृषि ज्यादा करता होगा किसी जगह पे, कोई पशुपालन ज्यादा करता होगा, है ना, कोई मछुआरा होगा अगर साउथ में आप जाओगे। तो कहने का मतलब है जिस जगह पे वो रहते हैं, जैसा धरातल, तो वैसे ही उनकी जिंदगी जो है प्रभावित होती है, और वैसे ही उनका रहन सहन हो जाता है। आगे चले। और इसी वजह से क्या, हमें अपनी भौगोलिक स्थितियों की जानकारी जरूरी है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, हमारे आसपास की भौगोलिक स्थिति क्या है। जैसी भौगोलिक स्थिति होगी, इंसान अपने आप को वैसे ही ढालने लग जाता है। तो इसलिए भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए। और भौगोलिक स्थिति का पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या, आपको भूगोल पढ़ना चाहिए। अब समझ आया भाई भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। आगे चलो। और मानव अपने भोजन वस्त्र और जीवन के लिए, है ना, और अन्य साधनों के लिए प्रकृति पर निर्भर है भाई, डिपेंडेंट है डायरेक्ट नेचर पर। क्योंकि हम पशुपालन करते हैं, कृषि, भूमि, जल और वन संसाधनों का प्रयोग करते हैं।
तभी क्या समाज की जरूरतें पूरी की है, मतलब हमने ये सब यूज करते हैं, इन सब संसाधनों का प्रयोग करके अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और समाज की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो कहने का मतलब है डायरेक्टली हम प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति पार्ट है ज्योग्राफी का, तो इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। आगे चले। और आज भी प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास और समाज का पारस्परिक संबंध भूगोल का मुख्य विषय है। ध्यान आपको रखना है, क्यों कि प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी विकास, बिना संसाधन का यूज करें आप टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। वही बोला है कि आज भी प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी विकास, समाज का पारस्परिक संबंध भूगोल का एक मुख्य विषय, यानी कि ये दोनों कैसे आपस में रिलेशन बना के चलते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, बोला जाता है कि ज्यादा संसाधन यूज कर लोगे आप टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के चक्कर में, तो भाई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो जाएगा। तो इनके बीच में आपस में क्या है, पारस्परिक रिलेशन है। समाज, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास और समाज का पारस्परिक संबंध, क्योंकि समाज ही तो यूज करता है और समाज ही क्या भाई टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है, ये ध्यान रखना है। आगे चले। भूगोल की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु मतलब होता है कंटेंट, ठीक है। जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर की विषय वस्तु क्या है, यानी जो उसमें आप पढ़ोगे वो क्या उसकी विषय वस्तु है। ऐसे भूगोल की विषय वस्तु क्या है? तो भूगोल क्या है? धरातल संबंधित है। भूगोल क्या है? धरातल संबंधित है और उस धरातल संबंधित हर एक तत्व का अध्ययन करता है, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, जंगल, शहर, गांव, खनिज, जलवायु। तो भूगोल धरातल से रिलेटेड है, तो धरातल में आने वाले जितने भी तत्व है उन सबका अध्ययन करता है। अब जो मर्जी भी आ जाए, मैंने बताया ना आपको ये सब। आगे चले। और इन तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अपना एक भौतिक तत्व और दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। भौतिक तत्व के अंदर क्या आ जाएगा भाई? पर्वत, नदियां, जलवायु, मिट्टी आ जाती है। और सांस्कृतिक तत्व के अंदर अपना कृषि, जनसंख्या, शहर, व्यापार, सड़कें आ जाती हैं, है ना। भौतिक तत्व आप समझते हो यार, जो हमारे आसपास है, फिजिकल फॉर्म में है, पर्वत, घाटियां वगैरह होगी। और सांस्कृतिक तत्व समझते हो आप, जो इंसान ने बिल्ड करी है अपने आसपास, जैसा परिवेश है ना। परिवेश मतलब क्या हो गया भाई? जैसे आप रह रहे हो ना, आपके आसपास का कैसा रहन सहन है, परिवेश हो जाता है आपका, है ना। किस तरह के लोग हैं, और ये जैसे आपकी संस्कृति है, जैसे आपका रहन सहन है, वो किससे प्रभावित होता है? आपके आसपास की भौगोलिक स्थितियों से। तो जब आप आपस में रिलेशन बनाते हो अपनी भौतिक स्थितियों से, तो एक सांस्कृतिक एलिमेंट ऐड हो जाता है, सांस्कृतिक तत्व ऐड हो जाता है। जैसे कृषि, जनसंख्या, शहर, व्यापार, सड़कें, ये सब क्या होता है भाई? अपना सांस्कृतिक तत्व में आ जाता है। जैसे कि देखो भाई, अब कृषि ना हर जगह पॉसिबल नहीं है। पर्वत, पठार, पर्वत वगैरह पे कृषि हो जाती है, लेकिन थोड़ी कठिनाई आती है। तो जो अपना मैदानी इलाका है, जैसे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश वाला इलाका हो गया, मतलब उत्तरी मैदान वाला एरिया अगर मैं कहूँ, तो वहाँ पर कृषि बहुत आसान है, तो वहाँ पर कृषि होती है, तो वो एक सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा। जनसंख्या सांस्कृतिक तत्व में आती है। शहर हो गया, व्यापार, सड़क, ये सब। और ये सब आप टेंशन मत लो, इन सब के बारे में ना आप सांस्कृतिक तत्व का जिक्र हम 12th क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लास 11th की ज्योग्राफी फोकस करते हैं भौतिक तत्वों को, मैं बता चुका हूँ, ये ध्यान रखना है। आगे चले। भूगोल शब्द की उत्पत्ति, अब बात करते हैं। अब जो भूगोल शब्द बार बार सुन रहे हो, भूगोल, भूगोल या ज्योग्राफी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भूगोल शब्द सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने यूज करा था, जो कि एक क्या है, यूनानी वैज्ञानिक है, ठीक है। आप देख सकते हो इरेटोस्थेनीज है कौन, आप देखिए क्या इरेटोस्थेनीज है। इन्होंने क्या है, सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति करी है या यूज करा है। देखो भाई, अब जो ज्योग्राफी है ना, ये जो भूगोल है, ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो है कौन कौन से? पहला है जियो और दूसरा है ग्राफोस। जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया, यानी भूगोल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। तो इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मतलब भूगोल का मतलब क्या हो गया? हम पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं, पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमें क्या भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो भूगोल के कई हिस्से बढ़ जाते हैं, जो आप भूगोल की शाखाओं के रूप में आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलो। बाद में इसे और विकसित करते हुए कहा गया कि भूगोल पृथ्वी को मनुष्य के निवास के रूप में वर्णित करता है ना भाई। पृथ्वी का वर्णन तो बोला गया, लेकिन आगे और डेफिनेशन बोली गई क्या, कि जो भूगोल है ना, ये पृथ्वी को मानव के या मनुष्य के निवास के रूप में देखता है। क्योंकि इंसान कहाँ रहता है भाई? पृथ्वी पर तो रहता है, और पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को क्या करता है? पोषित करता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है। जैसे अपने घर पे आप रहते हो, हाँ भाई रहते हैं, आपको जो जरूरत होती है घर में, लेटने की, बैठने की, खाने की, वो आपके घर में अवेलेबल होती है। ऐसे ही पृथ्वी क्या है भाई? आपका घर ही तो है, आप रह तो रहे हो, क्योंकि पृथ्वी पर रहते रहते आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है।
सबका घर हो गया पृथ्वी। तो ये भूगोल बोलता है। और जो भूगोल है ना, ये बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड विषय है, ये ध्यान रखना। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी ज्योग्राफी के अंदर ना भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का आदि से, इन सबसे सहयोग लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो भूगोल होता है ना, ये पृथ्वी से जुड़ी हर चीज़ों का अध्ययन करता है, और हर चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें इन सब सब्जेक्टों की मदद लेनी पड़ती है, इन सबसे दोस्ती करनी पड़ती है। तो वही वाली बात है। तो ये सब्जेक्ट अपना क्या हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है ना। जब आप ये 11वीं की ज्योग्राफी आके पढ़ोगे तो पता आप क्या बोलोगे, यार मैंने तो ह्यूमैनिटीज ली थी, मैं तो आर्ट्स ली थी, लेकिन मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ ये। फिर आप बोलोगे यार पॉलिटिकल साइंस आ गई, फिर आप बोलोगे इसमें केमिस्ट्री आ गई, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा जहाँ पर सारे सब्जेक्टों से मदद ली गई है। देखिए इतनी टेंशन मत लेना। लोग बोलते हैं बुक बहुत हार्ड है, पूरे साल मेरे से पढ़ोगे तो आपको बुक बहुत हलवा लगने वाली है, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, पिछले साल के लेक्चर्स भी देख सकते हो। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के लिए, सारे टॉपिक को डिटेल में बताया गया है। आगे चले। भूगोल में क्षेत्रीय विविधता का महत्व क्या है? क्षेत्रीय विविधता आप समझते हो ना, कोई प्लेस है, कोई प्लेस है, कोई क्षेत्र है, तो इसके अंदर समानता देखकर क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, यानी हर चीज बहुत अलग अलग देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलेगी। तो क्षेत्रीय विविधता का मतलब क्या है, ये मैंने बता दिया। तो भूगोल के अंदर इस क्षेत्रीय विविधता का महत्व क्या होता है, देखो। तो पृथ्वी पर हमें भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में बहुत विविधता दिखाई देती है। मतलब क्षेत्रीय विविधता हमें दिखाई देती है, हर एक क्षेत्र एक जैसा नहीं है। अगर आप नॉर्थ की साइड पर जाओगे तो आपको एक अलग क्षेत्र देखने को तो मिलेगा, मतलब वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ के जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण है, मतलब वहाँ पर क्या गर्मी मौसम सब आपको अलग देखने को मिलेगा। दूसरी जगह पे जाओगे, दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग भौतिक और आपको सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या क्षेत्रीय विविधता है। आप मुझे बताओ, जैसे कपड़े आप पहनते हो या जैसे रहन सहन आपका है, अगर आप साउथ में चले जाओगे, क्या लोग वैसे ही रहते हैं? नहीं ना। तो वहाँ पे सांस्कृतिक तत्व, भौतिक वातावरण सब अलग है। तो एक क्षेत्रीय विविधता है, तो इसका बहुत महत्व है भूगोल के अंदर। उदाहरण के लिए आप देखो, कुछ जगह तो बहुत गर्म होती है, तो कहीं बहुत ठंडी होती है, कहीं पे रेगिस्तान है, और कहीं पे बहुत घने जंगल है, कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, घनी है, और कहीं पर बहुत है ही नहीं, विरल है। विरल मतलब जनसंख्या कम है। तो ये सब क्या है, ये क्षेत्रीय विविधता है। तो भाई ऐसा है क्यों? कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पे जंगल है, कहीं पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं पे नहीं है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये क्या क्षेत्रीय विविधता को दिखाता है। इसलिए जो है क्षेत्रीय विविधता क्यों पनप रही है, इसको जानना है। यही तो भूगोल है, यही तो भूगोल है भाई। क्यों एक जगह पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एक जगह पे जनसंख्या बिल्कुल नहीं है, ये हमें भूगोल बताता है भाई। तो बस जुड़े रहना है आपको और पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको समझ आएगा, आपके आसपास की सारी चीजें। क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन क्यों करना है, मैंने बताया आपको, ध्यान रखो। तो भूगोल इन भिन्नताओं का अध्ययन करता है ताकि यह समझा जा सके कि कोई क्षेत्र एक जैसा क्यों नहीं है, और कौन कौन से तत्व वहां की स्थिति को प्रभावित करते हैं, कि वहां की कौन कौन से तत्व वहां की स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, कि वहां पर रेगिस्तान है, वहां पर जनसंख्या कम है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हमें भाई क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन करना है। इसलिए भूगोल जो है क्षेत्रीय भिन्नता को समझने पर जोर देता है, जो बता चुका हूं मैं आपको। आगे चले। मानव और प्रकृति का रिलेशन है, मैंने बता दिया। मानव और प्रकृति आपस में एक दूसरे से रिलेशन बना के रहते हैं भाई, पारस्परिक संबंध बना के रहते हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इंसान जो है, मानव जो है, प्रकृति पर निर्भर है अपनी जरूरतों के लिए। तो ऐसा पहले माना जाता था कि मानव प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर था और उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इंसान स्टार्ट में बहुत डरता था भाई, प्रकृति से ऐसी बाढ़ वगैरह आ गई, बिजली कड़क गई, तो इंसान डर जाता था कि भाई ये क्या हो गया, प्रकृति का प्रकोप आ गया। क्योंकि इंसान को नहीं पता था कि भाई इस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसको लगता था भाई प्रकृति ही अपनी सब कुछ है, प्रकृति से बच के रहो, है ना, उसकी पूजा करो, वही वाली बात है। लेकिन अब भूगोल ये मानता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहले मानव को पता नहीं था, लेकिन अब मानव ने क्या कर लिया, धीरे धीरे डेवलपमेंट कर लिया है, विकास कर लिया है।
तो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली है। टेक्नोलॉजी बिल्ड कैसे करी है? प्रकृति के नियमों को समझकर। ये प्रकृति में एक्चुअल में चल क्या रहा है, हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, सारे प्रकृति के नियम को समझ लिया और उसी के अकॉर्डिंग क्या करा है, क्या करा है उसके अकॉर्डिंग अपनी तकनीक विकसित करी है। जैसे आप देखते हो आग का आविष्कार हो गया, आप एरोप्लेन बना दिए, ये पहले सब नहीं था ना भाई। तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने प्रकृति को समझा। तो इसलिए अब भूगोल ये मानता है कि भाई मानव और प्रकृति है ना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है, प्रकृति भी मानव को प्रभावित करता है। अब ये दो तरीकों से होता है, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दो तरीकों से होता है। पहला तो होता है भाई अनुकूलन और दूसरा होता है परिवर्तन। मतलब कि अनुकूलन का मतलब क्या होता है, कैसे प्रभावित करते हैं। देखो अनुकूलन का मतलब हो गया एडेप्टेशन, कि जैसे जगह पे आप रह रहे हो ना भाई उसके अनुसार आप ढल जाओ, जैसे आसपास का परिवेश, जैसे आसपास की कल्चर, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, जैसी क्षेत्रीय भिन्नता, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लो, अनुकूल हो जाओ उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा परिवर्तन, ठीक है भाई, ये मोदी देख रहे हो ना भाई, प्रकृति से डर के अपने आप को ढाल लो, लेकिन जैसे ही आप ये दूसरा तरीका अपना सकते हो कि आप जिस जगह पे गए आपको दिक्कत हो रही है, आपने क्या कर दिया, उस जगह को ही बदल दिया, आपने परिवर्तन कर दिया, यानी मॉडिफिकेशन कर दी। क्या हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम सब कुछ बदल देंगे। तो इंसान अब यही करने लग गया। इंसान क्या करता है, उसको दिक्कत आती है वहां पर कुछ नया चीज बना देता है जिससे उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। उसने क्या कर दिया भाई, परिवर्तन कर दिया। तो कैसे प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर अनुकूलन में क्या हो रहा था, प्रकृति जो है मानव को प्रभावित कर रही थी, लेकिन इस परिवर्तन में क्या हुआ, मानव प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। इसलिए आप आज अपने आसपास देखते हो कि आपको क्या है, प्रकृति के अंदर सारे मनुष्य की छाप आपको देखने को मिलती है। जैसे कि क्या आप देखते हो भाई, पहाड़ों पर भी रोड बना रखे हैं, होटल्स बना रखे हैं लोगों ने अपने कमाई के लिए। तो वही वाली चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान को पहले लगता था यार पहाड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है, लोगों ने पहाड़ पे रोड बना रखे, बताओ आप। तो ये चीज है, लोगों ने परिवर्तन करना सीख लिया, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो प्रकृति को समझकर हुआ है। ये वाली बात है, ठीक है। रिलेशन बहुत तगड़ा है दोनों के बीच में, प्रकृति और मानव के बीच में। आगे बात करें, अनुकूलन का मतलब वही है, प्रकृति के अनुसार खुद को डाल दिया। परिवर्तन, मानव ने अपने अनुसार प्रकृति को बदल दिया, नहर बनाना, सड़कें बनाना, शहर बनाना, सब कुछ चालू कर दिया। आज का मानव जो है तकनीकी का प्रयोग करके जो है प्रकृति को बदल रहा है, और वह अपने भोजन, वस्त्र, आवास आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग भी करता है। आप देखते हो ना भाई, आप बोलते हो कि यार इस चीज़ को पहनने से इस प्रकार के जानवर नष्ट हो रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। तो वही चीज़ है भाई, भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे बिजली, सिंचाई, निर्माण कार्य सब करे जा रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आगे चले, अब ना यहाँ पर एक पोएम टाइप आप कह सकते हो, आपकी बुक में दे रखी है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई किस प्रकार से इंसान जो है प्रकृति को बदल रहा है। देखो, एक कवि ने मानव और ईश्वर के बीच संवाद के रूप में कहा है, कवि है कोई, उसने कहा है मानव और ईश्वर के बीच में बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है। तो क्या कहा है, आपने मिट्टी का सृजन किया, ठीक है भाई, आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया, आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया, आपने बंजर भूमि, पहाड़ी, भूभाग और मरुस्थला का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी और बाग बगीचे बनाए। तो ईश्वर मतलब समझ लो कि भाई जो भी नेचर क्रिएट कर रहा है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। गॉड का मतलब वो है, आपने मिट्टी का सृजन किया, मतलब आपने मिट्टी बना के दे दी हमें। तो मैंने क्या करा भाई, कप का निर्माण कर दिया, मैंने कप बना दिया भाई। उसके बाद आपने रात्रि दी, मतलब रात बनाई, तो मैंने क्या बना दिया भाई, मैंने दिया बना दिया, दीपक बना दिया। और सुनो, आपने बंजर, पहाड़ी, भूभाग, मरुस्थल वाली जगह दे दी, तो मैंने क्या करा भाई, मैंने फूलों की क्यारी लगा दी, बाग बगीचे बना दिए। समझ रहे हो भाई आप, बंजर जमीन दे दी तो क्या हो गया भाई, हमने वहां पे बगीचा बना दिया, फूल लगा दिए। तो अब ये क्या दिखाना चाह रहा है कि मनुष्य जो है किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है। ये नहीं जैसा दिया है उसमें अपने आप को ढालना है। अब धीरे धीरे जो है मनुष्य ने परिवर्तन करना सीख लिया है, प्रकृति को अपने इशारे पर चलाना शुरू कर दे। लेकिन ये परिवर्तन करना इंसानों के लिए भी खतरनाक है, ये पता होना चाहिए। ये टेंशन मत लो भाई, ये जो पूरी चीज़ है परिवर्तन वाली, ये आप लोग 12th में और ज़्यादा अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये 12th का पार्ट है।
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हम भूगोल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली भूगोल है क्या। तो इसलिए हम हर एक चीज को कवर करके चल रहे हैं पहले चैप्टर के अंदर। आगे चलो भाई। अब भूगोल के 3 प्रमुख प्रश्न है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, यानी भूगोल 3 प्रश्नों में खत्म हो जाता है। देखो भाई, पहला है क्या, कौन से तत्व, घटना या विशेषता धरातल पर मौजूद है, मतलब क्या मौजूद है, जैसे पर्वत है, नदियां है, जलवायु हो, क्या मौजूद है। ये क्या है, अपना पहला प्रश्न है, क्या से रिलेटेड होता है कि भाई चीज है क्या। ओके, हम गए, पर्वत है, क्या है भाई, तो पर्वत पठार जो भी है, ये क्या से शुरू होता है। अब हमने बोला भाई पर्वत है, नदी है, जलवायु है वहां की ऐसी, लेकिन है कहाँ, जगह पता होनी चाहिए। तो तत्व धरातल पर किस स्थान पर स्थित है, जैसे कि भाई हिमालय भारत के उत्तर में है, तो कहाँ शब्द से हमको इसका उत्तर मिलता है। मैंने बोला ज्योग्राफी 3 शब्दों पर टिकी हुई है, 3 प्रश्नों पर टिकी हुई है। और तीसरा अपना क्यों, ये कैसे आप नहीं लिखो चल जाएगा, क्यों से चलेगा, ठीक है, मतलब क्यों लिख लो बस। क्यों का मतलब है भाई वहां पर वो है तो क्यों है। देखो भाई, क्या है कोई चीज, मैंने हमारा पर्वत है, कहाँ है, पता चल गया, लेकिन भाई है क्यों वहां पर वो, कहीं और भी तो हो सकता था, वहां पर ही क्यों है। तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जब इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज्योग्राफी बनेगी ही बनेगी। तो वही चीज है, वे वहां क्यों स्थित है, उनका विस्तार, वितरण, प्रभाव क्या, मतलब यहाँ पर इतना फैला क्यों है, इसका वर्णन करना होता है अपने को, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे नदियां क्यों मैदानों की ओर बहती हैं भाई, और किसी जगह पे क्यों नहीं बहती, मैदानों से पहाड़ों की तरफ क्यों नहीं चलती, पहाड़ों से मैदानों की तरफ ही क्यों आती है, ये वाली बात हो गई। और शहर किस आधार पर बसते हैं, कहीं पर गांव है, कहीं पर शहर है, तो भाई यहाँ पर गांव क्यों है, यहाँ पर शहर क्यों नहीं है, वहां पर शहर है तो वहां पर गांव क्यों नहीं है। समझ रहे हो, दिमाग चकरा जाएगा आपका, चकराना, आपको दिमाग घुमाना नहीं है, वो समझनी है चीजें, तो किस आधार पर आपके शहर बसते हैं। ठीक है, आगे सुनो भाई। भूगोल का उद्देश्य क्या, पृथ्वी के भौतिक और मानवीय तथ्यों की स्थानिक और कारणात्मक जानकारी देना है। तो जब ये 3 प्रश्न हम पढ़ते हैं ना, ये 3 प्रश्नों की बात करते हैं, कोई भी चीज अपने सामने भौगोलिक तत्व है, उससे 3 सवाल आपको करने हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है, उसकी स्थानिक स्थिति मिलती है, मतलब किस स्थान पर है, जो भी तथ्य हमको मिलते हैं 3 प्रश्नों से। और कारणात्मक वो है तो क्यों है, तो भूगोल का मेन पर्पज यही है कि आपको उस पर्टिकुलर जगह की जो डेटा आपको मिला है, उसकी स्थानिक स्थिति, उसका कारणात्मक जानकारी आपको देनी है, उसका रीजन पता होना चाहिए। समझ रहे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये हमें बताता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है, क्यों है, और उसका क्या प्रभाव है। ये आपको समझ आ रहा होगा बड़े प्यार से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आगे चले। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, ठीक है भाई, समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग, सबको साथ लेके चलना, इसका मतलब होता है। तो भूगोल एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट के रूप में कैसे है, ध्यान समझना। देखो, संश्लेषणात्मक स्वरूप, तो भूगोल क्या है, एक संश्लेषणात्मक विषय है, मतलब अकेला नहीं है, ये जोड़ के चलता है सबको। संश्लेषणात्मक विषय का मतलब है सबको जोड़कर चलना, ये विभिन्न क्षेत्रों और विषयों को जोड़कर समझने का प्रयास करता है। ठीक है भाई, तो भूगोल का मतलब है सबको साथ लेके चलना, सब हर चीजों को, सारे सब्जेक्टों को साथ में, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना है, हमें कनेक्ट करनी है, डॉट्स कनेक्ट करने हैं भाई। सब अगले चैप्टर से चैप्टर बढ़ते जाओगे ना, आपको समझ आएगा, अच्छा भाई यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट है, क्यों है, पहले फिर आपको पता चलेगा कि भाई सारे पहले एक ही थे या अब अलग हुए हैं। तो भाई धीरे धीरे सारे चीजों को कनेक्ट करा जाता है। तो इसलिए ये क्या है, संश्लेषणात्मक विषय है, क्योंकि क्षेत्रों और विषयों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश ये करता है। आगे चले। ये इतिहास, संस्कृति, समय के साथ जुड़ी बातों को जोड़ता है। ठीक है, आगे चले। समग्र दृष्टिकोण, तो भूगोल की प्रकृति कैसी है, समग्र होती है, समग्र मतलब सबको लेके चलना। और ये मानता है कि विश्व की सभी प्रक्रियाएं क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। और वर्तमान में भूगोल एक वैश्विक ग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। भूगोल मतलब केवल इंडिया से रिलेटेड नहीं है, पूरा वर्ल्ड है। भूगोल क्या एक वैश्विक ग्राम है, तो विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में देखता है। आगे चले। तो भूगोल में क्या आधुनिक साधन जैसे कि दृश्य श्रव्य माध्यम, ऑडियो विजुअल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना को अधिक प्रभावी बनाया है। ये आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दृश्य श्रव्य माध्यम हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, आपको लास्ट में टॉपिक दे रहेगा, वहां को क्लियर होगा कि भूगोल ने किस प्रकार से सूचना को और अधिक प्रभावी बनाया है इनका यूज करके। समझ रहे हो, ये ध्यान रख रहे हैं। जैसे गूगल मैप्स वगैरह यूज करते हो, तो इन्हीं का यूज करके हम कर पा रहे हैं, सूचना आपको ज्यादा मिल जाती है।
भूगोल और अन्य विषय, तो भूगोल का संबंध जो है आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं से भी होता है, और प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है अपना, और इसलिए जो है इसको इसे अंतरापृष्ठ कहा जाता है। इसलिए भूगोल को क्या कहा जाता है? अंतरापृष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेस, और अंतरापृष्ठ का मतलब होता है विषयों का जुड़ना, इसलिए भूगोल को अंतरापृष्ठ भी कहा जाता, क्योंकि सभी को चीज को लेकर चलता है, चाहे वो आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाएं हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज को लेकर चलता है। ठीक है। स्थानिक संबंधों की भूमिका, तो भूगोल स्थानिक संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या करता है, मतलब कि जिस जगह पे वो कोई चीज मिली है ना, कोई तत्व मिला है, तो उसी के संदर्भ में उसकी व्याख्या करी जाएगी और उसको कनेक्ट करा जाएगा फिर बाकी जगहों से, कि केवल किसी एक स्थान तक सीमित ना होकर जो है किसी एक जगह तक सीमित ना होकर स्थानों के बीच संबंधों और भिन्नताओं पर ध्यान देता है ना भाई। मैंने ये तो आपको बताया, किसी एक जगह तक सीमित ना होकर अन्य स्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको समझना और भिन्नताओं का अध्ययन करना। आगे चले, और भूगोल जो है समन्वय करता है और तथ्यों की तथ्यों को संपूर्णता में देखने का प्रयास करता है। भूगोल क्या करता है? जितने भी तथ्य मिले ना हमको अलग अलग क्षेत्र के, उनको जोड़ने का प्रयास करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब आप समझते हो ना, एक बैलेंस बनाने की बात करता है। जैसे कि भाई आपका शरीर आप में कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, उसमें कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बॉल आपके सामने आई, आपकी बॉल मतलब आपके सामने बॉल आई, बैट तभी उठेगा जब बॉल आपके पास तक आएगी, बैट जब नहीं उठने वाला। यही तो मैं कह रहा हूं, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन है आपकी आंख और आपके हाथ का। ऐसे ही भूगोल भी क्या करता है, अलग अलग तथ्य जो मिलते हैं उसमें समन्वय करने की कोशिश करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है कि कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे इन दोनों को मैं साथ में यूज कर सकता हूँ, एक नया कंसेप्ट बना सकता हूँ ताकि लोगों को जानकारी मिले। वही वाली बात है ये। ठीक है, आगे चले। भूगोल का ऐतिहासिक महत्व देखो भाई, तो भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। सही बात है भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझ आएगा अभी कि भूगोल कैसे ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि युद्ध हो गया, राज्य विस्तार मतलब नहीं सीमा को एक्सपेंड करना हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी भूगोल से जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। भूगोल मतलब व्यापार ऐसे थोड़ी हो जाएगा, युद्ध वगैरह हो गया, अपने राज्य को विस्तार करना, ये सब भूगोल से जुड़ा कैसे है। देखो भाई, एग्जाम्पल के लिए युद्ध के समय ना किसी विशेष जगह का नियंत्रण लाभदायक हो सकता है। युद्ध कर रहे हो और आपका नियंत्रण किसी विशेष जगह पे हो तो आपको बहुत फायदा देगा। जैसे कि आप देखो, हिमालय है, वो बेसिकली इंडिया का पार्ट है लगभग। आप देखो हिमालय ना इंडिया में फैला हुआ है पूरा, तो इससे होता क्या है, हिमालय इतिहास में इतना जरूरी रहा हमारे लिए कि भाई कोई भी युद्ध करता था ना, कोई हमला करने की कोशिश करता था, तो हिमालय उसके बीच में अवरोध बनता था, रुकावट बनता था। तो इसलिए बोला गया युद्ध के समय किसी विशेष जगह का नियंत्रण बहुत लाभदायक है। अब बोलोगे भाई अब युद्ध का हिमालय से क्या लेना देना, भाई हिमालय किसका पार्ट है यार, भूगोल का पार्ट है। तो युद्ध, राज्य विस्तार करना, व्यापार करना, व्यापार के लिए क्या चाहिए होता है अपने को, समुद्री रास्ता चाहिए होता है। तो जिसका समुद्री रास्ते पर कब्जा, तो बस उसी की चलेगी फिर। वो टैक्स बढ़ाए कुछ बढ़ाए वो उसके हाथ में है। तो सब चीज जो भूगोल से जुड़ी हुई है आप अलग ही नहीं कर सकते हो। बताओ कितना बढ़िया सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। आगे चले भाई, और सुनो एक और एक एग्जांपल। समुद्र से घिरे देश सुरक्षित माने जाते हैं। जो भी देश समुद्र से घिरे हैं, एक ऐसा देश है जो बिल्कुल सब बहुत सारी कंट्री से लगा हुआ है, उसकी सीमा सारी कंट्री से लगी हुई है। एक ऐसा देश है जिसके आसपास समुद्र है। तो भाई सोचो वो देश कितना फायदेमंद होगा, वो अपने दुश्मन को समुद्र के रास्ते से उड़ा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा एज मिलता है समुद्र से घिरे हुए और जो देश है उसको सुरक्षित माने जाते हैं। भारत का भौगोलिक महत्व क्वेश्चन आ जाता है। तो हिमालय भारत के एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है, आपको पता भी मैंने बताया, जिसने देश को आक्रमण से बचाया है, आक्रमणकारियों से बचाया है भाई हिमालय ने, ध्यान रखना, मैंने बताया भी था आपको। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति ने क्या करा है, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क स्थापित करने में सहायता करी है। भारत एक ऐसी जगह पे है ना जहाँ पर भारत आसानी से दक्षिण पूर्व एशिया से, दिखाऊंगा मैं टेंशन मत लो, यूरोप से, अफ्रीका से संपर्क कर सकता है आसानी से। कैसे कर सकता है देखो भाई, आगे चलते हैं। पहले अपना इंडिया का है, इंडिया ये रहा अपना इंडिया है ये भाई, पूरा इंडिया है। ठीक है ये देखो,
इंडिया की स्थिति कैसी है। दक्षिण पूर्व एशिया का है अपना भाई, ये पूरा, ये क्या है अपना, ये पूरा दक्षिण पूर्व एशिया है। क्या है ये, दक्षिण पूर्व एशिया है। तो यहाँ पर भाई हम जा सकते हैं, देखो हाँ, देख तो भाई कैसे जा सकते हैं, हमारे जो ये देखो यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट होते हैं, उत्तर पूर्वी वाले राज्य हैं यहाँ पर, तो यहाँ से तो हम जा ही सकते हैं, यहाँ से तो हम जा ही सकते हैं। बाकी हम बंगाल की खाड़ी वाला जो रास्ता है ये, यहाँ से भी हम इस जगह पे जा सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में जा सकते हैं। और सुनो भाई, हमें, और मैंने क्या बोला था भाई, अफ्रीका पे जा सकते हो आप, यूरोप जा सकते हो, हम संपर्क बना सकते हैं। ये भारत की स्थिति है। कैसे, देखो ये अरब सागर है यहाँ पर, ठीक है, और ये अपना हिंद महासागर है। तो अरब सागर के थ्रू भाई हमें अफ्रीका जाना है तो चले जा सकते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल जा सकते हैं। तो भारत की स्थिति ऐसी है। अब यूरोप कैसे जाएंगे, देखो भाई पहले क्या होता था भाई, हमको ऐसे घूम के जाना होता था अगर हमें यूरोप जाना है तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम कैसे जाते हैं, हम जाते ही वाले रास्ते से, यहाँ पर गए, ध्यान से देखना भाई, अभी जूम करूंगा इस वाले पार्ट पे मैं, यहाँ पर जाएंगे, इसके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर करके हम यूरोप में एंटर कर जाएंगे। कहाँ से बोला मैंने, यहाँ से। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे एक जगह कैप टाउन, यहाँ से होके हम जाते थे, ठीक है। तो अब क्या, यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पर क्या लाल सागर है, यहाँ पर क्या है लाल सागर, और यहाँ पर कौन सी नहर है, स्वेज नहर है, जिसका निर्माण करा गया है, मिस्र में निर्माण हुआ है। तो इस रेड सी में जाते हैं, लाल सागर में जाते हैं, फिर इस कैनाल में जाते हैं, यानी स्वेज नहर में जाते हैं। देन हम यहाँ पर, ये कौन सा अपना भूमध्य सागर है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जरा हम यूरोप में जा सकते हैं। तो भारत की स्थिति ऐसी है जिससे हम इजिली अफ्रीका, यूरोप और अपने दक्षिण पूर्व एशिया में आसानी से जा सकते हैं। जाने को तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बता रहा हूँ इतना आसान है। जितनी आसानी बाकी रशिया वगैरह को नहीं होगी ना यहाँ तक पहुँचने में, दिक्कत होगी, उतनी हमें नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। देखो भाई और सुनो, जो मैंने बताया रेड सी वाला, वहाँ से हम आ गए, और ये अपना लाल सागर है, रेड सी है, यहाँ से हम जाएंगे। ये क्या अपने यहाँ पर सुएज कैनाल है, यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या अपनी सुएज कैनाल है, यानी सुएज नहर है। फिर हम यहाँ पर आएंगे, ये अपनी मेडिटेरियन सी है, और ये अपना पूरा यूरोप है। ये ध्यान रखना है आपको, तो इजीली हम संपर्क कर सकते हैं। वापिस पीछे चले। और नौ संचालन यानी नेविगेशन तकनीक ने भारत को क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। अब नौ संचालन वगैरह जो सब ये इसका पार्ट है भाई, ये अपना भूगोल का ही पार्ट है। हमारे कोस्ट इतने बड़े बड़े हैं, मतलब हमारे जो तट है ना, दोनों साइड, पूर्वी और पश्चिमी तट, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स है, जिस वजह से क्या हो पाता है, हम इजिली व्यापार कर पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो पाता है। उसको बोलते हैं नेविगेशन, ये ध्यान रखना है। और समुद्र के माध्यम से भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने में भूगोल सहायक रहा है। भाई अब तट की बात कर रहे थे, भूगोल ही तो बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तट हो गया, समुद्र हो गए, सब भूगोल है। वही वाली बात है, समुद्र के माध्यम से भारत को जो है पश्चिमी देशों से जोड़ा जा सकता है। ये पश्चिमी देश समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये भारत का क्या है, पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी देशों से जोड़ा जा सकता है, ये ध्यान रखना। ये पूर्वी साइड हो गए। आगे चलो भाई। समय के साथ भौगोलिक तथ्यों में परिवर्तन आया है। समय के साथ क्या हुआ है, भौगोलिक तथ्यों में परिवर्तन आया। देखो प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, सही बात है। जो हिमालय पहले हमने कुछ सालों पहले देखा होगा, वो आज वैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ में बदलाव आया होगा, उसके कुछ डेटा में फर्क आया होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो वही चीज़ है, कह रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक भौगोलिक तथ्य जो होता है, किसी जगह से जुड़ा हुआ होता है, उसमें समय के साथ चेंजेस आते हैं, परिवर्तित आते हैं, होते हैं। जैसे कि भाई वनस्पति, जलवायु, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास। किसी का सांस्कृतिक विकास कुछ सालों पहले अलग हो रखा हो किसी जगह का, है ना, किसी की जगह की वनस्पति अलग होगी, अब अलग होगी, तो तथ्यों में परिवर्तन आता रहेगा। जलवायु परिवर्तन आ सकता है, आर्थिक क्रियाएं, मान लो कोई एक 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 गांव था, है ना, यहाँ पे लोग पहले प्राथमिक क्रियाएं करा करते थे, लेकिन हम 10 साल बाद गए, कितने साल बाद गए, 10 साल बाद गए, अब यहाँ पर लोग क्या करने लग गए भाई, द्वितीय क्रिया करने लग गए। द्वितीय क्रिया समझते हो ना यार, ये सब 10th पढ़ के तो आए हो। द्वितीय क्रिया मतलब वही इंडस्ट्री बेस्ड जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी हमारे ये पशुपालन, है ना, खेती वगैरह, ये सब हमारे प्राथमिक क्रिया में आते हैं। तो लोग यहाँ से इधर शिफ्ट हो गए, तो आर्थिक क्रियाएं बदल गई। तो समय के साथ तथ्यों में परिवर्तन आते हैं। तो जिस जगह का हमने तथ्य इकट्ठे करे थे, अगर आप कुछ टाइम बाद जाओगे, समय कुछ लेके जाओगे उधर, तब कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तथ्य यानी फैक्ट चेंज होंगे ही आएंगे आपके। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, कहीं भी टॉपिक में दिक्कत है। और सुनो भाई, भौगोलिक दूरी की परिभाषा समय पर आधारित होती है।
किसी भी जगह की दूरी आप सोचोगे कि वह डिस्टेंस है तो देखी जाती है, भौगोलिक दूरी समझते हो ना आप। जैसे कि आप दिल्ली में हो, फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली में हो, आपको जाना है बिहार, तो दिल्ली और बिहार की आप भौगोलिक दूरी देखोगे भाई, कितने जगह है यहाँ पर, कितनी नहीं, मतलब किस रास्ते से जाएंगे हम, इतना डिस्टेंस है, कुछ कितने किलोमीटर है, 100, 50, 150, 200, कितना किलोमीटर है। अब देखोगे भौगोलिक दूरी है ये। लेकिन हमें क्या बोलना है कि जो भौगोलिक दूरी होती है ना, इसकी जो हम डेफिनेशन देंगे वो समय पर आधारित होगी। क्यों? क्योंकि आप उस भौगोलिक दूरी को कवर कैसे कर रहे हो, उसी पर आपको उतना समय लगेगा। आप ट्रेन से जा रहे हो आपको अलग समय लगेगा, आप बस से जा रहे हो आपको अलग समय लगेगा, आप उड़ के जा रहे हो मतलब प्लेन से जा रहे हो तो आपको अलग समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भौगोलिक दूरी की जो परिभाषा है वो समय पर आधारित होती है। तो यही चीज यहाँ पर आपको बोली है कि जो 1500 किलोमीटर की दूरी है, ये तो भौगोलिक दूरी है जो हमने मेजर कर रखी है, लेकिन इसको कवर कैसे कर रहे हैं तो उसकी परिभाषा समय पर आधारित हो गई। जैसे कि 1500 किलोमीटर की दूरी यदि जेट विमान से तय की जाती है ना, तो वो 2 घंटे में पूरी हो सकती है, जबकि अगर आप इसको तीव्रगामी रेल से कवर करोगे इस 1500 किलोमीटर की दूरी को, तो आपको 17 घंटे लग सकते हैं। तो भौगोलिक दूरी किस पर डिपेंड करती है? समय पर डिपेंड करती है। ये आपको समझ आया होगा। आगे चले। अब देखो भाई भूगोल के क्षेत्र की बात करते हैं। भूगोल के क्षेत्र की हम बात करेंगे, आई होप आपको मजा आएगा। देखो मैंने बोला भाई स्टार्टिंग में, भूगोल अकेला नहीं है, भूगोल सबको साथ लेकर चलता है, भूगोल सबसे भाईचारा बना के चलता है। तो वही वाली बात है। तो भूगोल को हम बहुत सारे क्षेत्र में बांटते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। देखो यहाँ पर आप बस क्षेत्र समझो, जितने भी विज्ञान यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी पूरी जो 11वीं क्लास आपको कवर कराएगी। क्या कराएगी भाई? कवर कराएगी, और 12th कवर कराएगी। कुछ विज्ञान जो है जलवायु जो भूगोल के क्षेत्र है वो हम 11th में कवर करेंगे और कुछ हम 12th में कवर करेंगे। तो वही वाली बात है, मृदा भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भौगोलिक चिंतन, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल अपना ऐसे राजनीतिक है, जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल, भूगोल में परिमाणात्मक, परिविधि और गणित और खगोल, खगोलीय भूगोल, ये अपने क्या है? क्षेत्र है। ये ऊपर क्या लिखे हुए हैं? ये अपने भूगोल लिखे हुए क्षेत्र बने हुए हैं। भूगोल ये क्षेत्र क्यों बने हैं? क्योंकि हमने जैसे कि बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने राजनीतिक भूगोल की बात करी, तो मैंने राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्र बना दिया। भाई भूगोल अकेला ही काफी नहीं था ना, हमने क्या कर, हमने पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र से मदद ले ली भाई, हमने उसके कुछ कंसेप्ट यूज कर लिए ना, तो वो अपना हिस्सा क्या बन गया? राजनीतिक भूगोल बन गया भाई। तो इसलिए क्या बोला हमने, भूगोल का क्षेत्र बना दिया राजनीतिक भूगोल से। क्यों? क्योंकि हमने राजनीतिक शास्त्र से मदद ले ली थी। तो ऐसे जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, इतने भूगोल इसलिए बन गए क्योंकि हमने अलग अलग सब्जेक्ट से मदद ली है, इसलिए इसके क्षेत्र क्रिएट हो गए। आई होप आपको समझ आ रहा है भाई भूगोल के क्षेत्र का मतलब क्या है, आ रहा होगा। आगे चले भाई, इंग्लिश में देख सकते हैं। भूगोल की शाखाएं की हम बात करेंगे कि भूगोल की कितनी ब्रांचेज है। देखो भाई भूगोल एक ऐसा विषय है जो अन्य विषयों के साथ मिलकर काम करता है, बता चुका हूं, इसलिए इसे अंतर विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी विषय कहा जाता है, जो सबको साथ लेकर चलता जुड़ा हुआ है। इसी को अंतरा पृष्ठ भी कहते हैं। अब भूगोल के अध्ययन के उपागम की बात करते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना जो बताने वाला हूँ, भूगोल के अध्ययन के उपागम। कि भाई जो भूगोल का अध्ययन हम करेंगे ना, देखो भाई अध्ययन क्यों करना है ये सब हमने पढ़ लिया है क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन अध्ययन किस तरीके से करेंगे, हमारा क्या प्रोसेस होगा, वो आपको ये अप्रोचेस बताई जाएगी। क्या उपागम मतलब वही अप्रोच। तो अध्ययन के उपागम क्या, एक तो है विषय वस्तुगत उपागम जिसको हम क्रमबद्ध उपागम भी बोलते हैं, और दूसरा अपना है भाई प्रादेशिक उपागम। समझ रहे हो भाई? अब सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध उपागम की। किसने इसको दिया है, इसमें क्या करना होता है, इस सब की हम बात करेंगे। फटाफट देखो भाई, तो ये उपागम क्या, भूगोल की एक शाखा है जिसे सामान्य भूगोल भी कहा जाता है। तो विषय वस्तुगत उपागम को हम सामान्य भूगोल भी कह देते हैं। क्यों सामान्य भूगोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हम भूगोल का अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल सामान्य तौर पर करते हैं, कुछ हमने नया चीज लेके नहीं आई, जैसे करते आ रहे थे स्टार्टिंग में वैसे ही करते रहे आ रहे हैं, उसको सामान्य भूगोल कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है उससे पहले आप और चीज समझो। अब जो ये विषय वस्तुगत उपागम है ना, इसका विकास किसने करा है? आपने करा है? नहीं, आपने नहीं करा है। इसका विकास करा एक जर्मन भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। एमसीक्यू में आ जाता है भाई, ध्यान रखना। तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट द्वारा किया गया है इसका विकास विषय वस्तुगत उपागम का। ठीक है,
और आगे सुनो भाई, उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया है। ये है क्या भाई, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध उपागम, मतलब कि सिस्टमैटिकली हमें अध्ययन करना है हर चीज का, सबको साथ लेके नहीं चल दे रहा एक साथ। कहने का मतलब ये है कि हम कहीं पे भी जगह पे जा रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज पकड़नी है। कहते हैं ना भाई, जो सारी नाव में पैर रखता है या दो नाव में पैर रखता है वो कहीं नहीं जा पाता, वो डूब जाता है, वो कोई वाली बात है। तो इनका कहना है कि हमें सिस्टमैटिकली चलना है, यानी हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हम किसी एक भौगोलिक तत्व का क्या करेंगे, पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करेंगे। एक तत्व पकड़ लो और देख लो कि पूरे विश्व में उसका क्या हाल है, तथ्य इकट्ठे करो वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड में एक टॉपिक को पकड़ के। अगर आप पर्वत की बात कर रहे हो तो पूरे वर्ल्ड के पर्वत की बात करो, अगर आप वन की बात कर रहे हो तो पूरे वर्ल्ड के पर्वत की वन की बात करो। अब जलवायु की बात कर रहे हो तो विश्व के हर एक क्षेत्र की जलवायु की बात करो, तो करो सिर्फ जलवायु। पर्वत करो सिर्फ पर्वत, अगर मिट्टी की बात करो तो मिट्टी। तो कहने का मतलब हमने क्या करा, हमने एक बार में एक ही तत्व उठाया और पूरे विश्व स्तर पर उसका अध्ययन करा। ये अपना क्या है, विषय वस्तुगत उपागम है। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है आपको। यही बोला गया है कि भाई प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कैसे करना है, क्रमबद्ध अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत करा है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चले, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रादेशिक उपागम की। ये भूगोल की दूसरी शाखा हमें पता है। आगे चले, तो इसका जो विकास है ना प्रादेशिक उपागम का, इसका विकास करा है भाई किसने, जर्मन भूगोलवेता ये भी, जिनका नाम है कार्ल रिटर। क्या, कार्ल रिटर कौन है भाई, ये देख सकते हो आप, इन्होंने करा है किसका विकास, प्रादेशिक उपागम का, जो कि हमबोल्ट के समकालीन ही है, मतलब दोनों साथ में ही थे। मतलब जब ये काम करते थे तो वो भी इस टाइम पे थे, छोटे बड़े की वाली बात नहीं है, दोनों सेम एज वगैरह के हैं। तो मुझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। वो अलग कह रहे थे कि भाई हमें एक एक करके करना चाहिए, ये थोड़ा अलग ही कहते थे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे भाई, कोई एक जगह पकड़ेंगे और उसकी सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जलवायु, मिट्टी, वन वगैरह, A to Z चीज। समझ रहे हो ना, वही वाली चीज़ है। अब देख रहे हो ना भाई कितने गुस्से में ये बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, जो मैं बताऊंगा वैसा होता है। तो भाई बहुत सारे भूगोलवेता आते हैं, अपनी अलग अलग राय रखते हैं, वो तो जोग्राफर्स को देखना है तो वो क्या करना चाहते हैं, कैसे अध्ययन करेंगे। दोनों बेस्ट है अपनी तरह तरीके से। एक क्षेत्र पकड़ लिया हमने, सारे भौगोलिक तत्वों का एक साथ अध्ययन कर दिया, या हमने एक पकड़ा वर्ल्ड लेवल पर पूरा उसका अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, वो सिस्टमेटिक हो जाता है। ये एक क्षेत्र में एक बार सबको लपेटते हैं, वही वाली बात है। तो इस उपागम में किसी एक क्षेत्र की सभी विशेषताओं का अध्ययन करा जाता है। यही क्या है भाई, ये आपका प्रादेशिक उपागम है, आप देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति जो है ना हिमालय क्षेत्र का अध्ययन करता है ना, हिमालय क्षेत्र पकड़ लिया उसने, एक क्षेत्र पकड़ना है, हिमालय क्षेत्र पकड़ लिया, तो वहाँ की जलवायु को भी देखेगा, वहाँ की मिट्टी के बारे में भी जानेगा, जनसंख्या, संस्कृति, संसाधन, सभी का एक साथ अध्ययन करेगा। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस पेपर में आता है कि भाई अपना विषय वस्तु का तो प्रादेशिक उपागम में अंतर स्पष्ट करो, तो आपको यही लिख देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे या वेबसाइट पर, आप दोनों जगह से ले सकते हो। भूगोल प्रारंभ में क्या ना प्रकृति के वर्णन से जुड़ा हुआ था, वो सिर्फ नेचर की बात करता था, जैसे पर्वत पठार नेचर में क्या है उसी की बात करता था। लेकिन बाद में बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है भाई, ध्यान सुनना मेरी बात। बाद में जो है मानव दृष्टिकोण को भी शामिल कर लिया गया है इसके अंदर, भूगोल के अंदर। जब तो आपकी एक और शाखा बनी है, मतलब एक और सब्जेक्ट बन गया, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, मतलब मानव भूगोल, जब 12th में पढ़ते हो। अब आप भी सोच रहे होगे यार क्यों करा ऐसा, क्यों मानव के दृष्टिकोण को शामिल करा, प्रकृति जब प्रकृति से जुड़ा हुआ था तो भाई वैसे ही रहने देते ना, क्यों मानव को घुसेड़ा उसके अंदर, क्यों हमारा बर्डन बढ़ा दिया हमारे ऊपर, एक 12th क्लास में एक और बना दिया तुमने मानव भूगोल के नाम से। भाई ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो मानव भूगोल अपने बन गया, क्यों, क्योंकि मानव के दृष्टिकोण को शामिल कर दिया भूगोल के अंदर। इसी वजह से क्या है, मानव भूगोल सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से योगदान देता है। सांस्कृतिक तत्व कब बनते हैं, जब आप भूगोल के तत्वों से क्या करते हो, रिलेशन बनाते हो। रिलेशन मतलब क्या, आप उसको यूज करते हो, वो आपको यूज करता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक सांस्कृतिक तत्व के माध्यम से भूगोल में योगदान देता है, इसको बोलते हैं मानव भूगोल, ठीक है। और इस प्रकार मानवीय दृष्टिकोण पर बल देने के साथ साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। तो हमने क्या करा, मानवीय दृष्टिकोण पर, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या दिया भाई, हमने बल दिया। इस वजह से क्या हुआ, मानव भूगोल का विकास हुआ। आगे चले, आगे देखो, भूगोल की शाखाओं की हम बात करेंगे किसके आधार पर,
विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर, फिर प्रादेशिक उपागम के आधार पर भी बात करेंगे। देखो जो भूगोल की शाखाएं हैं बता दिया मैंने, पहले हम विषय वस्तुगत के आधार पर बात करेंगे। ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ क्रमबद्ध उपागम या विषय वस्तुगत उपागम, तो उसकी जो मेन शाखा है पहले वो सुनो। एक था भाई भौतिक भूगोल और एक अपनी है मानव भूगोल। लेकिन और ब्रॉडली अपने को देखना है तो यहाँ पर सिद्धांत और दर्शन शास्त्र भी आ जाते हैं और विधि और तकनीक भी आ जाती है। तो 4 शाखाएं होती है विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर। मेनली हम बात करेंगे भौतिक और मानव भूगोल की, जो आपकी बुक में दे भी रखी है। क्या मतलब कि आपको इन दोनों के बारे में नहीं बता रखा है, क्या बता रखा है? प्रादेशिक उपागम का टॉपिक हो जाएगा आपकी बुक में, तब आपको ये दे रखा है, तो हम भी जब भी बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जो ये सिद्धांत दर्शन शास्त्र है, विधि और तकनीक वाली जो शाखाएं है ना, जो हमने बांटी है इसमें क्रमबद्ध भूगोल के आधार पर, कि क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, तो ये दोनों में यूज हो जाती है, प्रादेशिक उपागम में भी और क्रमबद्ध उपागम में भी। तो दोनों के लिए कॉमन है, ये ध्यान रखना। तो भौतिक और मानव मेन है इसके लिए। देखो भाई आगे सुनो, जो ये भौतिक भूगोल है ना, इसको हम आगे और बांट देते हैं। मैंने बता दिया आपको भाई, जल, जलवायु, भूआकृति, मृदा, पादप, प्राणी, पारिस्थितिक पर्यावरण भूगोल में बांट देते हैं। ऐसे जो मानव भूगोल है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे सामाजिक, संस्कृति, सांस्कृतिक, जनसंख्या, बस्ती, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ग्रामीण, नगरीय, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक, व्यापार एवं परिवहन और सेवाएं, ये मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। ये अपने आप में भाई बहुत सेपरेट है, ठीक है। 12th और कंपैरेटिवली इजी है 11th से, और ये 11th में अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रख रहे हैं आपको भाई, समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सुनो भाई, सिद्धांत दर्शन शास्त्र में आपका मानव पारिस्थितिक आ जाता है, जिसमें भू और मानव की क्रिया देखी जाती है आपस में। विधि एवं तकनीक में सुनो भाई, मानचित्र कला आप जो देखते हो ना, अलग अलग मानचित्र, कौन सा मानचित्र की बात कर रहा हूँ? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। हमारी जिंदगी इसी में बड़ी हुई है, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं भाई, आप भी ऐसे ही बड़े हो रहे हो। दुकान में जाकर मैप मांगते हो, वही वाली बात है। तो मानचित्र बनाना कैसे है, वो इसी से आप सीखते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, हमें क्षेत्र का सर्वेक्षण कैसे करना है। भू सूचना, ये सब किस में आता है? आपका विद्या एवं तकनीक वाले हिस्से में आता है, पार्ट में आता है। और भू सूचना को भी आगे हम हिस्से में बांटते हैं, जैसे कि आपका GIS, GPS, LIS, इनकी हम बात आगे करेंगे, ठीक है। इन सब की समझ आ रहे हो? तभी हम क्या बात करेंगे, भौतिक और मानव भूगोल की हम बात करेंगे, जो उसके शाखों मतलब क्या क्या हम पढ़ते हैं। देखो भौतिक भूगोल की हम बात कर लेते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंदर हम बता दें किन किन विज्ञान की बात करते हैं, मैंने पीछे दिखाया। तो पहला अपना भूआकृति विज्ञान। तो भूआकृति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं भाई, हम इसमें भूआकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके क्रम विकास के बारे में पढ़ते हैं, और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि कैसे भूआकृतियां बनी और उनका विकास कैसे हुआ। और ये आप इसी में पढ़ोगे, इसी बुक के अंदर, जो आप इसमें पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये आई थिंक आपका जो है चौथा 5वां चैप्टर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, 5वां 6ठा जो चैप्टर है आपके, ये ऐसे वाले ही है, भूआकृतियों के बारे में ही है। जलवायु विज्ञान, इसके अंदर आप भाई वायुमंडल की संरचना, कि मेरा वायुमंडल सुना तो होगा ही आपने ना, मौसम, जलवायु के बारे में, जलवायु के प्रकार क्या होते हैं, जलवायु प्रदेशों के बारे में आप पढ़ोगे। तो जलवायु विज्ञान के अंदर उसका अध्ययन करा जाता है। आगे चले भाई, जल विज्ञान हो गया आपका, जिसमें हम समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय हो गए, तो जल वाले पार्ट हो गया। और मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीव हो गए, उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ये जलाशय वगैरह है और किस प्रकार से इंसान जीव इस यूज भी करते हैं इसका, है ना भाई। तो जल विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। मृदा भूगोल की बात करूं भाई मैं, तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की उत्पादकता, मतलब कुछ प्रोडक्टिविटी, मिट्टी जो है वो कितनी पावरफुल है, कितनी उपजाऊ उसके अंदर, जिससे वो खेती से आसानी से हो सके। तो इसके बाद हम करते हैं मिट्टी का वितरण कैसे कैसा है, हर जगह पे सेम मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी का उपयोग कैसे करना, ये सब मृदा भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अब मानव भूगोल की बात करूं तो मानव भूगोल के अंदर भाई अपना सुनो ध्यान से, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल आता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, समाज और इसकी स्थानिक प्रादेशिक गतिशीलता, कि किस प्रकार से समाज जो है था और कैसे बदलता गया, है ना, इसको हम डायमिनिज्म बोलते हैं, ये भी पढ़ते हैं। समाज का क्या योगदान रहता है अलग अलग सांस्कृतिक तत्वों को बनाने में, इसका अध्ययन हम करेंगे, आपको ध्यान रख लेना है। जनसंख्या और आर्थिक भूगोल की बात करूं तो जनसंख्या वही है
कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही, जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। 10 साल पहले कुछ और जनसंख्या थी, अब जनसंख्या कुछ और है ना। और जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से, मतलब कि जनसंख्या फैली किस प्रकार से है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे कि मतलब कि जनसंख्या घनत्व का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि एक जगह है, अगर वहां पर 50 लोगों की जरूरत है, वहां पे 100 रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अगर 50 लोगों की जगह लेकिन लोग है 20 रहे, तो बोलोगे जनसंख्या घनत्व कम है। तो ये समझ लो। लिंग अनुपात हो गया, मतलब कि 1000 स्त्रियों पे कितने पुरुष है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, वही वाली बात होती है लिंग अनुपात। प्रवासन, व्यावसायिक संरचना, इन सब का अध्ययन हम करते हैं जनसंख्या और आर्थिक भूगोल के अंदर। और यह विशेष जो हम विशेषता क्या होता है, ग्रामीण और नगरीय अवस्थाओं के वितरण प्रतिरूप और अन्य विशेषताओं का अध्ययन करता है। ग्रामीण और नगरीय अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, इनके बारे में बात करेंगे इस भूगोल के अंदर। ये सब 12th वाला पार्ट है अपना, बट समझ लो कि किसके अंदर क्या पढ़ा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल, ये उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करते हैं। मतलब कोई क्षेत्र आज एग्जिस्ट करता है तो भाई वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, तो ऐतिहासिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं। एक चैप्टर है 12th के अंदर, मानव बस्ती, ठीक है। मानव बस्ती एक चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि नगर पहले कैसे बसे थे, है ना। तो उसको हम ऐतिहासिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक प्रदेश जो वर्तमान स्थिति में आने आया है ना, उसका एक ऐतिहासिक अनुभव रहा है, मतलब अपने इतिहास से गुजरता है, तब जाके वो प्रेजेंट स्थिति में आया है। आगे चले। और भौगोलिक तत्वों में, सुनो 2 मिनट, और भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय होता है, ठीक है भाई। भौगोलिक तत्व में क्या होता है ना, समय के साथ सामयिक परिवर्तन, मतलब समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, यही क्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय। अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं आएगा तो इतिहास क्या रह गया, फिर ऐतिहासिक भूगोल क्या रह गया, वही वाली चीज है। आर्थिक भूगोल की बात करूं तो ये मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कि भाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी तत्वों और सेवाओं का अध्ययन करता है, किस प्रकार से हमारे देश में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। राजनीतिक भूगोल, तो ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। भाई कोई भी क्षेत्र है, वहाँ की राजनीतिक दृष्टि कैसी है, वहाँ की सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैज्ञानिक संबंध, मतलब कि भाई हमारे रिलेशन कैसे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, मतलब कि कोई निर्वाचन क्षेत्र, कोई ए जगह है ना, इसमें कोई बंदा चुनाव लड़ रहा है, अगर वो जीत जाता है तो किस क्षेत्र तक शासन कर सकता है, इसको बोलते हैं परिसीमन करना। तो उस क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, चुनाव का परिदृश्य, ये सब का विश्लेषण करता है कौन, राजनीतिक भूगोल। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है कि भाई जनसंख्या जो है अपनी, उसका राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार का है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये राजनीतिक भूगोल है अपना। आगे देखो, जीव भूगोल, अभी पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, ध्यान रखना। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरपृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के आपस में मिलने से क्या बना है, अंतरपृष्ठ के मिलने, आपस में मिलने से क्या हुआ है, जीव भूगोल बना है, ठीक है। तो वही जीव भूगोल है यहाँ पर। इसके अंदर हम और भी आगे इसके सब पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जीव भूगोल वही है, पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप, भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करा जाता है कि भाई पशु है, उसका निवास स्थान वहाँ पर क्यों है, ठीक है, और वहाँ पर वो कैसे रहता है, उसकी भौगोलिक विशेषताएं पढ़ते हैं। वनस्पति भूगोल, प्राकृतिक वनस्पति और उस वहाँ पर जो है उनके निवास क्षेत्र की हम बात करते हैं। मतलब वनस्पति है, वो प्राकृतिक वनस्पति है, वहाँ पर बहुत सारे जीव वगैरह रहते हैं, तो उसको हैबिटाट बोला जाता है। तो उसका वितरण किस प्रकार से, इसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान, जिसमें प्रजातियों के निवास और स्थित क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करा जाता है कि स्पीसीज वहाँ पर किस प्रकार से रह रही है, किस प्रकार से स्पीसीज घटते भी जा रही है ना, तो क्यों घट रही है, तो पूरा पारिस्थितिकी विज्ञान में आता है कि वो ऐसे क्या रीजन है, ऐसा हो रहा है। पर्यावरण भूगोल, तो यहाँ पर हम प्रदूषण, संरक्षण, उन पर्यावरण की स्थिति और किस प्रकार से जो है आसपास के सामाजिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, इन सब का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में करा जाता है, ठीक है भाई। किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो उसको डील करना होता है, तो पर्यावरण भूगोल के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाओं की, ठीक है।
बता चुका हूँ प्रादेशिक उपागम क्या होता है। देखो भाई, प्रादेशिक उपागम के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, ये अपना एक पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन की बात हम करते हैं। ये हम देखने वाले हैं, बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये विषय वस्तुगत से। तो प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना, इसके अंदर भी दो पार्ट, देश ग्रामीण योजना, शहरी योजना। आप समझो, देखो मेरी बात क्या होता है, जब प्रादेशिक उपागम का मतलब ही क्या, फिर प्रदेश में बांट दिया, हम प्रदेश के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, विषय वस्तुगत विश्व की बात करता है। तो प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन हम करेंगे ना, कि हर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, हर प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो स्थूल प्रादेशिक अध्ययन मतलब अध्ययन मतलब कि जो बड़े बड़े क्षेत्र है, बड़े बड़े शहर है। मध्य प्रादेशिक जो थोड़े छोटे लेवल पे हल्के से, और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन मतलब जो छोटे छोटे प्रदेश है उनका अध्ययन करना। प्रादेशिक विकास मतलब कि जो प्रदेश का अध्ययन कर रहा है उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका विश्लेषण करना इसी का पार्ट है। और प्रदेश की योजना बनाना मतलब कि हमने विश्लेषण कर लिया कि भाई इसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमें दिख रहा है कि भाई विकास नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए योजना बनाएंगे ना। तो योजना ये बनाएंगे भाई, देश और ग्रामीण मतलब ग्रामीण इलाके के लिए अलग योजना बनानी पड़ेगी, शहरी योजना में अलग बनानी पड़ेगी अगर उसका विकास करना है तो। वही वाली तो बात मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ। ये अपना क्या प्रादेशिक उपागम है। अब देखो, तो बड़े, मध्यम और छोटे स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन करना, गांव, इलाका और शहर की योजना से जुड़ा भूगोल होता है प्रादेशिक उपागम। और किसी क्षेत्र का विकास कैसे हो इसका अध्ययन करना, किसी क्षेत्र का विश्लेषण गहराई से जांच करना, मैंने पीछे बताया ना, वही चीज यहाँ पर ये है। अब दो ऐसे पक्ष अपने पास जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ है, अपने प्रादेशिक के लिए भी और अपने विषय वस्तुगत के लिए भी। तो अब वो पढ़ रहे हैं दर्शन वगैरह, ठीक है। तो दर्शन के अंदर इधर को दर्शन शास्त्र भी आप पढ़ सकते हो, दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतर क्रिया और मानव पारिस्थितिकी। तो भौगोलिक चिंतन करना, भूगोल में आप जो चिंतन पढ़ते हो ना कि भाई इसने ये काम करा, इसने ये करा, भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो भौगोलिक चिंतन अपना दर्शन का ही पार्ट होता है, फिलोसफी कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। और भूमि और मानव अंतःक्रिया मतलब भूमि और मानव का आपस में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से मानव भूमि का यूज करता है। और मानव पारिस्थितिकी मतलब मानव किस प्रकार से पारिस्थितिक समझते हो ना आप, निर्जीव और जीवित, इनके वजह से जो बनता है, एक परिवेश बनता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो किसको बोलते हैं, मानव पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना हमारा दर्शन शास्त्र में आता है। ये अपना दूसरा पार्ट, दो पक्ष बोले था ना, ये दूसरा पार्ट है जिसको उनके बुक में खा दे रखा है, ऐसे खा लिख के, विश्लेषण एवं तकनीक। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सामान्य एवं संगठन आधारित मानचित्रण करते हैं कि किस प्रकार से हमें कहीं मानचित्र बनाना है। परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, हमें कोई डेटा में मिलता है तो हम उसको क्या बनाते हैं भाई, हम उसका यूज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बनाते हैं भाई, टेबल टाइप बनाते हैं ऐसे, है ना भाई, ये सब बोलते हैं आयत चित्र, जहाँ पर सारे सटे रहते हैं ऐसे, ऐसे एक बनाते हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, अलग अलग जो बनते हैं ऐसे, है ना। पाई चार्ट हम बनाते हैं, ये क्या है भाई, पाई चार्ट बनाते हैं, ये सब क्या होता है, ये अपना सांख्य के प्रतिरूप होता है, सांख्य की तकनीक होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मात्रा को जांचते हैं, ठीक है। ये अपना डेटा को समझने का तरीका होता है। क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, क्षेत्र को समझना है, सर्वेक्षण करना, तो बहुत सारी विधियां होती हैं, विश्लेषण और तकनीक में आती है। और भू सूचना विज्ञान तकनीक, ठीक है भाई। तो भू सूचना विज्ञान तकनीक की हम बात करते हैं इसी के अंदर, मतलब भूमि की सूचना, ये ध्यान रखना है। अब ये जो सूचना में कैसे मिलती है, हम इनका यूज करते हैं, जैसे दूर संवेदी तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र और वैश्विक स्थिति तंत्र यानी जीपीएस, ठीक है। इसको रिमोट सेंसिंग भी बोलते हैं हम, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, इनका हम यूज करते हैं भाई भूमि की सूचना इकट्ठा करने के लिए। कैसे, देखो, पहले जीपीएस की बात कर लेते, पहले जीआईएस की बात करते हैं, फिर जीपीएस की बात करेंगे, फिर हम दूर संवेदी तकनीक की बात करेंगे। तो जीआईएस क्या है, जीआईएस ने क्या करा है भाई, जानकारी के स्तर को बहुत सख्त करा है, मजबूत करा है। देखो, जैसे कि आप गूगल मैप चलाते हो ना, हाँ भाई चलाते हैं भाई, गूगल मैप तो बहुत चलाते हैं, कई बार हमको उड़वा भी देता है गूगल मैप, न्यूज़ सुनते हो ना, वही वाली बात है। तो गूगल मैप क्या है भाई, वो जीआईएस पर ही काम कर रहा है, इस पर काम कर रहा है, जीआईएस और जीपीएस से मिलकर काम कर रहा है अपना गूगल मैप।
कैसे काम कर रहा है भैया जरूर बताओ। देखो क्या होता है, हमें पता है, देखो गूगल मैप में हमको दिखता है कि भाई इस रास्ते बहुत ट्रैफिक है तो यहाँ से रास्ता ले लेना चाहिए। आप स्विगी जोमेटो वगैरह देखते हो कि किस प्रकार से वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो कैसे उसका यूज़ करता है और अपने पास आ जाता है परफेक्ट रूट ढूंढ कर। तो वो जीआईएस की वजह से ही भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी आपको हर एक जगह की छोटी छोटी बारीक बारीक जानकारी भी देने का प्रयास करता है, वो जीआईएस की वजह से ही होता है। हर एक क्षेत्र की भौगोलिक सूचना देना वो जीआईएस के थ्रू ही होता है। अब कोई बंदा पेट्रोल पंप ढूंढ रहा है तो उसको आसपास के सारे पेट्रोल पंप का डेटा मिलेगा मैप के अंदर, और उसके नज़दीक का क्या मिल जाएगा, उसको पेट्रोल पंप दिख जाएगा, और पेट्रोल पंप तक पहुंचने का रास्ता क्या है, आसपास क्या पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाती है। इस ये जीआईएस होता है। और जीपीएस तो पर वही है, सटीक स्थिति बताना। तो भाई अगर ये पेट्रोल पंप देखो, जीपीएस ये बताएगा यहाँ पर पेट्रोल पंप है, ध्यान सुनना मेरे पास पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले रहा हूँ। जीपीएस बताएगा यहाँ पर पेट्रोल पंप है, अब जीआईएस बताएगा कि यहाँ तक तुमको पहुंचना कैसे है, अगल बगल क्या है, भाई ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है, ये सब जीआईएस बताता है। समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूर संवेदी तकनीक की। तो नाम से समझ लो भाई, रिमोट सेंसिंग, भाई सेंस करके पता करना। हिंदी में तो बड़ा आसान है, दूर संवेदी, जो दूर बैठे बैठे क्या कर रहा है, अपने को जानकारी दे दे रहा है। क्या होता है, दो तरीके से होता है ये दूर संवेदी तकनीक का यूज, दो तरीके से होता है। जैसे कि एक तो ये हो गया कि आप ये मान लो कि जो सूरज की किरण दिन भर में आती है ना, रात को वापिस भी जाती है। तो जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में अपने पास है ना, जो सैटेलाइट अपने पास है उसका यूज करता है। दिन में आई रात को वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है। क्या करती है, रिफ्लेक्ट, दिन में आई सूरज की किरणें रात को गई, तो जो सैटेलाइट है ना ये सेंस कर लेती है उन रिफ्लेक्टेड किरणों को सूरज की, और उसी से पता कर पाती है कि भाई हर एक क्षेत्र की स्थिति के बारे में सेंस कर पाती है, पता कर पाती है। और कई बार मान लो सूरज की किरणें तो नहीं है अपने पास, सूरज की किरणें हर बार मिलनी है, फिर भी दूसरा तरीका है, इनके पास खुद की ऊर्जा वगैरह का भी यूज करके जो है ये पृथ्वी की हर जगह को सेंस कर पाते हैं, कौन सी कोई चीज कहाँ पर है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ऐसा हमें पता रहता है ना, जैसे तो आपने सुना होगा बहुत जगह पे युद्ध होते हैं, भारत का ही पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ईरान अमेरिका का युद्ध चला, तो बहुत जगह युद्ध चलते हैं। तो हमें तस्वीर, हम बोलते हैं भाई सैटेलाइट से तस्वीर मिल के देखो हमने अपना जो टारगेट था वो उड़ा दिया ना, वही वाली बात है। तो वही चीज है, तो उसकी इमेज कहाँ से मिलती है, ये दूर संवेदी तकनीक का यूज करके ही हमको मिलती है। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, इसकी हम बात करते हैं। देखो तो भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत आपकी बुक का ना, जब पढ़ोगे तो इसका महत्व क्या है भौतिक भूगोल का। तो भौतिक भूगोल में ना भूमंडल यानी भूमि से जुड़ी हुई चीजें, वायुमंडल यानी आपके आसमान में सौरमंडल, मध्य मंडल, सब इसकी परत है, बिना वायुमंडल के हम रह भी नहीं पाएंगे। तो वायुमंडल, जलमंडल सारा जल वाला पार्ट, जैव मंडल जीव वाला पार्ट, खाद्य श्रृंखला जहाँ पर जीव आपस में रह पाते हैं मिलकर, एक दूसरे का भोजन बनते हैं, और ये नाइट्रोजन, मृदा पार्श्विका, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, इन सब का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर। और ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण, जितनी मैंने बात करी सब इंपॉर्टेंट है मानव के लिए। और ये मृदा पार्श्विका जो है ना प्रोफाइल, ये आपको बता देता हूँ मैं, क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना जो आपका सॉइल चैप्टर था वो पहले आता था आपके एग्जाम में, अब नहीं आता है, मतलब वो चैप्टर डिलीट सा कर दिया है। तो फिर आप यहाँ पर सुन लो, क्योंकि उस चैप्टर में बताया गया था ये मिट्टी के ना भाई क्या होते हैं प्रोफाइल में ऐसी परतें बन रही होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं संस्तर। क्या बोलते हैं हिंदी में, हम संस्तर बोलते हैं। तो ऐसे ना ओ ए बी सी आर, ओ संस्त्र, ए संशस्त्र, बी संशस्त्र, ठीक है, और सी संशस्त्र, आर संशस्त्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही चीज है। अभी जो प्रोफाइल का मतलब ये देखो, आप जैसे आपकी प्रोफाइल में देखूं, आपके बारे में पता, हम बनाते हैं ना प्रोफाइल अपनी, तो हमें क्या चलता है कि हमारे पास क्या खूबियां है, हमारी अचीवमेंट्स क्या, हमारी प्रोफाइल दिखाती है। वैसे ही मृदा की जो प्रोफाइल है ये बताती है कि अगर तुम ऊपर वाली परत की बात करोगे जिसको हम ओ होरिजन बोलते हैं, तो ये उपजाऊ होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो पत्तियां हो गई ये सब टूट फूट के यहीं पर धस जाती है। थोड़ा नीचे जाओगे है ना, तो यहाँ पे आपको खनिज वगैरह देखने को मिलेंगे, मिनरल्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा और नीचे जाओगे तो पानी वगैरह जो होता है ना, वो सारे खनिजों को नीचे ले जाता है ना। तो यहाँ पर ये बहुत घना देखने को मिलता है। थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको कुछ भी फायदा देखने को मिलेगा, बिल्कुल बंजर जमीन देखने को मिलेगी। तो जमीन के कई हिस्से बटे होते हैं,
तो ये ऊपर उपजाऊ होता है, थोड़ा कम उपजाऊ होता है, थोड़ा कम उपजाऊ और बिल्कुल बंजर, किसी काम की जमीन नहीं, सबसे नीचे वाली मिट्टी किसी काम की नहीं। ये क्या है, अपनी शस्त्र हो गए। तो ये हर चीज जो है इंसानों के लिए जरूरी है। बताओ, मिट्टी जरूरी नहीं होती, इंसानों के लिए होती है। और भौतिक भूगोल जो है ना, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। सही बात है। जो भौतिक भूगोल है भाई कैसे, जो प्राकृतिक संसाधन का मूल्यांकन मतलब कि कितने संसाधन अपने पास है, उसका यूज कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, आगे चले। और भौतिक पर्यावरण जो है संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। समझ रहे हो, संसाधन हमें मिले, रिसोर्स अपने को मिले, संसाधन मतलब कि जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए क्या करता है, अपना आर्थिक मतलब अपना जिंदगी चलाता है, और सांस्कृतिक विकास करता है, अपना कल्चर डेवलपमेंट करता है। और सतत विकास के लिए मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे लिए भी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो, भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। वही बोला, सतत विकास के लिए क्या करना है अपने को, हमें जो है अपने भौतिक वातावरण, हमारे संसाधन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो भौतिक भूगोल से ही हमको मिलता है। तो इसलिए भौतिक भूगोल का महत्व अपने आप में ही बढ़ जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ आपको जो चैप्टर था प्यारा सा, ये फिनिश हो जाता है। आई होप आपको बोरिंग नहीं लगा होगा, आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी, हर एक एस्पेक्ट ज्योग्राफी का समझ आया होगा कि भाई ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ेंगे, है ना भाई। ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या, इसका महत्व क्या है, हर एक चीज़ हमने बात करी। मैंने आपको हर एक वो चीज़ बताने की कोशिश करी जिससे आपको ज्योग्राफी अच्छी लगने लग जाए, आपको हार्ड ना लगे। फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, हर एक डाउट को आपके कमेंट में मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और मिलता है आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।